नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस सीरीज के अगले क्रम में आज के एपिसोड में जिस खंड की चर्चा करने वाले हैं वो है 2024 के चर्चित स्थल। और ये जो स्थल हैं ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों होंगे। इनके बारे में हम देखेंगे कि कैसे इन पर आपके परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी स्थल होंगे, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है जो किसी स्थल से जुड़ा हुआ है वो प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की गई है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो एक खोज हुई है ख़ास तौर पे शुतुरमुर्ग के घोंसले के संदर्भ में, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो खोज हुई है आखिर इसका संबंध कहाँ से है। जो विकल्प है, विकल्प ए है प्रकाशम, एक स्थान है जो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहीं पर जो प्रकाशम ये डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है, प्रकाशम जिला। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा जो विकल्प है वो है गुंटूर आंध्र प्रदेश का, कोल्लम केरल का, कोट्टयम केरल का। और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए जो पहला विकल्प है यही आपका सही विकल्प है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जून 2024 में क्या है कि आंध्र प्रदेश का जो प्रकाशम जिला है यहीं पर दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की गई है। ये जो खोज है ये बड़ौदा विश्वविद्यालय के जो पुरातत्वविद हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा ये खोज की गई है। ये जो घोंसला है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये 41,000 वर्ष पुराना है। देखिए कितना काफ़ी पुराना ये है और इस कारण से ही ये महत्वपूर्ण है और ये चर्चाओं में बना हुआ है। अगर बात करें तो ये जो खोज है भारत में जो मेगाफॉनल प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज हैं, इनके विलुप्त होने के कारणों को समझने में हमारी मदद कर सकती हैं और इसी कारण से ये महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है चक्रवात इल्सा ने किस द्वीप के 80 से 90% जो समुद्री जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, उनको समाप्त कर दिया है। तो देखिए ये क्या है कि बात दो तथ्यों की है। इसमें पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है चक्रवात इल्सा। तो जब आपको ये मालूम हो कि आखिर जो चक्रवात इल्सा है इसका प्रभाव कहाँ पर देखने को मिला था, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि आखिर इससे सबसे अधिक प्रभावित वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ के पक्षियों पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। और वो देखें तो द्वीपों के नाम दिए गए हैं। जो पहला द्वीप है वो है फिलिप द्वीप, दूसरा है चर्चिल द्वीप, सी है बैडोट द्वीप और डी है न्यू गिनिया। ये अलग अलग आइलैंड दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो चक्रवात इल्सा है इसका जो प्रभाव हमें देखने को मिला है वो अप्रैल में देखने को मिला था और ये जो चक्रवात है ये एक तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये क्या है, ये जो चक्रवात है ये क्या है, तो ये उष्णकटिबंधी चक्रवात है और यानी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। दूसरी अगर बात करें तो ये जो साइक्लोन था, ये जो साइक्लोन की अलग अलग श्रेणी बनाई गई हैं उसमें ये 5th कैटेगरी वाला जो श्रेणी का साइक्लोन होता है वो है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात देखने को मिली तो ऑस्ट्रेलिया का जो बैडोट आइलैंड है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप जब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो यहीं पर ये आइलैंड आपको देखने को मिलेगा और यहीं पर क्या है कि सबसे अधिक इस आइलैंड पे इस चक्रवात इल्सा के द्वारा प्रभाव देखने को मिला। यहाँ पर जो पक्षी थे, खास करके जो समुद्री पक्षी,
इनमें से इनकी जो कुल संख्या थी उसमें से 80 से 90% जो बर्ड्स थे वो इसके चपेट में आए और वो समाप्त हो चुके। अगर हम बात करें कि ये जो द्वीप है आखिर इसकी जो अवस्थिति है वो किस जलीय क्षेत्र में है, तो इसकी भौगोलिक जो अवस्थिति है तो यहाँ पर आपको एक सागर देखने को मिलेगा, तिमोर सी। तिमोर सागर में ही आपको बैडोट आइलैंड देखने को मिलेगा। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। इसको थोड़ा सा अगर चाहें तो हम मैप पे भी देख सकते हैं कि आखिर जो इल्सा चक्रवात है इसका प्रभाव सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये क्या है कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है और यहाँ पर आएंगे तो यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के अगर देखिए तो सामान्य तौर पे उत्तर पश्चिम वाला ये भाग है, यहीं पर ये आपको बैडोट आइलैंड देखने को मिलेगा। यहीं पर सबसे अधिक प्रभाव इस इल्सा जो साइक्लोन है इसका देखने को मिला है। और इधर ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसको अगर आप देखेंगे तो ये तिमोर सागर है, यहीं पर प्रभाव इसके देखने को मिले हैं। तो इसके बारे में हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कह रहा है कि मार्च 2024 में कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने शिलालेख की खोज कहां पर हुई थी। विकल्प दिए गए हैं वारंगल तेलंगाना का, कर्नाटक का हुबली, कर्नाटक का बागलकोट और तेलंगाना का ही महबूब नगर। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महबूब नगर तेलंगाना। यानी मार्च 2024 में कल्याणी के जो चालुक्य राजवंश है इसके 900 वर्ष पुराने जो शिलालेख थे वो यहीं पर तेलंगाना के महबूब नगर में देखने को मिले हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जो न्यूज़ है इसके अनुसार अगर हम देखें तो मार्च 2024 में तेलंगाना का जो महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है इसके गंगापुर में कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने जो शिलालेख हैं उनकी खोज की गई है। और चालुक्यों ने 6ठी से 12वीं जो शताब्दी है उस समय इसके बीच में दक्कन के मध्य भारतीय जो पठार है वहाँ पर कहें तो शासन किया था, इनका प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कल्याणी के जो चालुक्य वंश है इनके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हमारे देश में जो चालुक्य नाम से जो वंश थे उसमें ये देखा जाता है कि इसमें चालुक्य वंश के 4 वंश के उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। जो पहला है वो गुजरात का, पहला जो है वो गुजरात का चालुक्य वंश है। दूसरा जो है वो वातापी का है, वातापी चालुक्य वंश है। तीसरा जो है वो वेगी का है और जो चौथा है वो क्या है कि वही आपका कल्याण या कल्याणी के चालुक्य है। तो ये 4 इस तरह से उल्लेख है हमारे इतिहास में इनका मिलता है। और इसमें जो सबसे प्राचीन माना जाता है वो वातापी के चालुक्य वंश को माना जाता है। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये भी आपको जानना चाहिए। इसमें भी अगर हम बात करें कि जो तैलभ द्वितीय प्रारंभ है, इन्होंने राष्ट्रकूट राजा जो कर्क हैं उनके द्वितीय सामंत के रूप में ये कार्य करते थे। बाद में इन्होंने तैलभ द्वितीय ने उन्हें पराजित करके कल्याणी का जो चालुक्य राजवंश है इसकी स्थापना की थी। और तैलभ द्वितीय ने ही अपनी राजधानी मान्यखेत यानी जिसका आधुनिक नाम मालखेड़ा था कर्नाटक में बनाया था। इसमें अगर हम बात करें तो कल्याणी के जो चालुक्य राजा हैं उनको पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर आप मैप में देखेंगे तो इनका दूसरा एक नाम रखा जाता है पश्चिमी चालुक्य। तो ये इस नाम से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडोनेशिया का ज्वालामुखी नहीं है। ये वोल्केनो से संबंधित आपका प्रश्न है। ये पूछा जा रहा है कि ये अलग अलग जो यहाँ पर ज्वालामुखी दिए गए हैं स्थल, इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो इंडोनेशिया में अवस्थित नहीं है। तो ये क्या है कि आपका फिजिकल लोकेशन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। इसमें अगर बात कर लें कि कौन कौन से ज्वालामुखी दिए गए हैं तो ईबू ज्वालामुखी आपको दिया गया है, रुवांग माउंट ज्वालामुखी दिया गया है, माउंट एटना दिया गया है और फिर दिया गया है ज्वालामुखी मेरापी। 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसका एक का संबंध क्या है कि वो इंडोनेशिया से नहीं है। तो देखिए, जो ईबू ज्वालामुखी है इसका भी संबंध इंडोनेशिया से है।
जो रुआंग माउंट ज्वालामुखी है इसका भी संबंध क्या है, इंडोनेशिया से है। जो ज्वालामुखी मेरापी है इसका भी संबंध क्या है, वो इंडोनेशिया से है। बचा क्या है कि जो माउंट एटना है इसका जो संबंध है वो इटली से है। किस देश से है, इटली से। और उसमें भी इटली का जो सिसिली आइलैंड है, सिसिली जो द्वीप है, सिसिली जो द्वीप है उसी पर ये अवस्थित है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एटना। अब इसी को थोड़ा सा मैप पे हम देख लेते हैं। तो देखिए ये दिखाया गया है कि जो रिंग ऑफ फायर है, जो अग्नि वलय जो कहा जाता है, जो प्लेटों के जो मार्जिन है जहाँ पर ज्वालामुखी हमें देखने को मिलता है, ये वाला देखिए, यहाँ पर ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। यहीं पर आपको बहुत सारे जो ज्वालामुखी है जैसे मेरापी है इस प्रकार के ये आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात कर लें कि जो माउंट एटना जो ज्वालामुखी है, अगर इसके अवस्थिति की बात करें तो ये देखिए, ये इटली आपका देश है और ये इटली का ही क्या है कि ये एक आइलैंड है सिसिली, और यहीं पर क्या है कि आपको एटना ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। और बाकी जितने भी हैं, जैसे आप देखिए ये मेरापी है, सेमारू है, माउंट आंगोंग है, इसके अलावा अगर माउंट रुआंग देखेंगे, ये सारे जो ज्वालामुखी हैं ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सारे ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे इंडोनेशिया में। अब इसमें भी देखिए, ये अगर प्रश्न पूछा गया तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जितने भी ये ज्वालामुखी थे ये हाल के वर्षों में कहें तो यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। जैसे अगर हम देख लें तो इसमें जो पहला है, जैसे इंडोनेशिया का जो ईबू ज्वालामुखी है, ये क्या है कि यहाँ पर क्या है कि 13 मई 2024 को ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इस कारण से ये चर्चा में था। दूसरा जो मेरापी है, ये भी क्या है कि इसके अलावा जो मेरापी जो ज्वालामुखी है यहाँ भी लगातार विस्फोट देखने को हमें मिले हैं। और जो रुआंग माउंटेन है यहाँ भी क्या है कि अगर पिछले वर्षों की बात करें तो माउंट रुआंग में भी क्या है कि अप्रैल 2024 में इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में भी वोल्केनिक प्रक्रिया देखने को मिली है और इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक प्रश्न और आपका बनता है, जैसे यहाँ पर जो माउंट एटना है इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये क्या है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है, कहाँ का, तो ये इटली का है। तो ये हमने देख लिया। इसमें भी ये पूछा जा सकता है कि आखिर इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पर अवस्थित आपको देखने को मिलेगा, तो जो भूमध्य सागर है यहीं पर इसकी अवस्थिति है। तो इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। ये क्या कह रहा है, तो गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी जो हड़प्पा बस्ती है इसकी खोज किसने की है। यानी कि इसके जो खोजकर्ता हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पुरातत्वविद हैं, आखिर उनका संबंध किस यूनिवर्सिटी से है, किस विश्वविद्यालय से। जो विकल्प दिए गए हैं उसमें बड़ौदा यूनिवर्सिटी है, केरल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी है। तो आपको बताना है कि इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा। तो देखिए, जो गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी जो हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है, ये कहाँ के द्वारा की गई है, तो जो केरल यूनिवर्सिटी है, जो केरल विश्वविद्यालय है, उसी के द्वारा इसकी खोज की गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ जिले के जूना खटिया जो कब्रिस्तान है इसी के निकट अवस्थित है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये है क्या। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये है 15 मई 2024 को न्यू कैलेडोनिया में 12 दिवसीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। यह जो क्षेत्र है ये किस देश के अधीन है, यहाँ पर किस देश का कहें तो इस समय प्रभाव है उसके अधीन ये है, या ये किस देश के क्षेत्र में आता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपको देखना है कि जो न्यू
कैलोडोनिया है, आखिर इसकी अवस्थिति है कहाँ? तो बात करें तो इस समय क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये फ्रांस के द्वारा प्रशासित क्षेत्र है। तो जो सही उत्तर होगा इटली, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया में, इसमें सबसे सही जो सटीक आपका सही विकल्प होगा वो हो जाएगा फ्रांस। अब इसको थोड़ा सा मैप पे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है कि यहीं आपको देखने को मिलेगा न्यू कैलेडोनिया। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा, और इस पर इस समय क्या है कि फ्रांस का शासन है। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो ये द्वीपीय क्षेत्र है, आइलैंड है, और दक्षिण पश्चिम जो प्रशांत महासागर है, जो पैसिफिक ओशियन है, वहीं पर ये अवस्थित है। तो ये भी हमने देख लिया। इसके बारे में अगर हम चाहें तो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। जैसे अगर बात करें न्यू कैलेडोनिया की, तो दक्षिण प्रशांत महासागर का ये क्या है कि एक फ्रांस का क्षेत्र है, फ्रेंच क्षेत्र है, जो पेरिस से क्या है कि लगभग अगर देखें तो 17,000 किलोमीटर है। अगर इसकी हम अवस्थिति पेरिस से देखें तो ये क्या है कि 17,000 किलोमीटर ये दूर है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूरी होने के बाद भी क्या है कि फ्रांस यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाए हुए है। दूसरी अगर बात करें तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से जुड़ा हुआ है कि ये जो न्यू कैलेडोनिया है, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे जुड़े हुए भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ के जो निवासी हैं इनको खास नाम से जाना जाता है कनक, ये आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ की जो कुल जनसंख्या है इस आइलैंड की, उसका लगभग क्या है कि 40% क्या है कि कनक समुदाय की जनसंख्या यहाँ पर वास करती है। दूसरा प्रश्न ये है कि इसका जो नाम है वो न्यू जो कैलेडोनिया है, ये क्या है कि ये स्कॉटलैंड के लैटिन नाम के ऊपर पड़ा है। इसका जो नाम है वो स्कॉटलैंड के नाम, और वो भी कौन सा नाम? लैटिन नाम, इसी के नाम पर इसका नाम न्यू कैलेडोनिया पड़ा है। दूसरी अगर बात करें कि अक्सर आप देखते होंगे न्यूज में कि ये जो द्वीप है इसके बारे में चर्चा देखने को मिलती है। तो ये होता है कि इस पर कहें तो आधिपत्य या इस पे प्रभाव या इस पे अपने शासन को लेकर ये द्वीप अक्सर चर्चाओं में रहता है। क्यों चर्चाओं में रहता है? अगर बात करें कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इसकी जो भू राजनीतिक स्थिति है, जो भू राजनीतिक जो अवस्थिति है वो महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से देखें, जो इसका प्लेस है जहां पर ये अवस्थित है, उस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है कि इसका आर्थिक महत्व भी अधिक है। अब आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये निकिल के लिए अगर बात करें तो जो निकिल है उसके उत्पादन, उसके सोर्स के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कई सारे देशों की जो निगाहें हैं वो न्यू कैलेडोनिया पर टिकी हुई हैं। और इसमें भी बात करें तो यहाँ से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो निकिल का निर्यात है वो एशिया में किया जाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो ख़ास तौर पे क्या है कि इसकी अवस्थिति को लेकर विश्व के कई सारे जो बड़े देश हैं, जो बड़ी महाशक्तियाँ हैं, वो अपना यहाँ पर कहें तो प्रभाव यहाँ पर स्थापित करना चाहती है। तो इस कारण से भी ये चर्चा में रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? तो रामसर स्थल घोषित नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? ये बताया जा रहा है कि ये जो रामसर साइट्स में शामिल जो ये स्थल हैं, आखिर ये किस राज्य में अवस्थित हैं? जो विकल्प आपको दिए गए हैं वो दिया जा रहा है बिहार का जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, असम का डिब्रूगढ़, और उत्तर प्रदेश का ललितपुर, और उत्तराखंड का हल्द्वानी। आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें अगर बात करें कि ये जो नागी नकटी पक्षी अभयारण्य है, इसकी जो अवस्थिति है वो आपको बिहार राज्य के जमुई जिले में देखने को मिलती है। ये मानव निर्मित आर्द्र भूमि कह सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पक्षी अभयारण्य भी है और इस कारण से ये चर्चा में लगातार बना रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये दोनों मानव निर्मित आर्द्र भूमियाँ हैं, बिहार के जमुई जिले में ये अवस्थित हैं। और
अगर हम थोड़ा सा रामसर के बारे में बात करें तो जो रामसर अभिसमय है ये एक अंतर सरकारी कह सकते हैं कि संधि है। इसमें भी बात करें तो यह आर्द्र जो भूमि है, जो वेटलैंड है, उनके संरक्षण और उनके तार्किक उपयोग की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसे 2 फरवरी 1971 में ईरान का जो शहर है रामसर, वहीं पर अपनाया गया था। और अगर बात करें कि भारत में ये कब लागू हुआ, तो भारत में 1982 में क्या हुआ, ये लागू हुआ था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। देखिए प्रश्न कहाँ से है, तो भारत का ये क्या है कि ये भी आपको जानना चाहिए कि ये सबसे लंबा कहें तो ये समुद्री पुल है। और वो कौन सा है, तो अटल सेतु। देखिए ये 2 प्रश्न इसमें आपको मिल गए। भारत का सबसे लंबा ये समुद्री पुल है, और दूसरा ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, ये कहाँ पर अवस्थित है, तभी तो वहाँ पर इसका उद्घाटन होगा। जो विकल्प है वो है चेन्नई, रामबन, धर्मशाला और मुंबई। आपको बताना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। तो देखिए जो मुंबई है, महाराष्ट्र का जो मुंबई है, यहीं पर जो समुद्री पुल अटल सेतु है ये अवस्थित है। इसका उद्घाटन किया गया है और भारत का ये सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। इस कारण से ये चर्चाओं में बना हुआ है। इसमें अगर थोड़ा सा और देख लें तो इसका जो पूर्व नाम है वो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था, जो अब बदल दिया गया है। समुद्र पर अगर हम देखें तो ये 16.5 किलोमीटर इसकी अवस्थिति है, लेकिन अगर इसके कुल लंबाई की बात करें तो वो क्या है कि 21.8 किलोमीटर है। यानी कि 16.5 क्या है कि ये पूरी तरह से सागर के ऊपर है। उसके बाद जब जल क्षेत्र खत्म हो गया उसके बाद भी क्या है कि प्लेन पर समतल आने तक क्या है कि ये पुल आगे बढ़ता रहेगा, और इस तरह से इसकी जो कुल लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कि एक ब्रिज कितना लंबा है, 21 यानी 22 किलोमीटर लंबा। इसी कारण से कहा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा ये समुद्री पुल है। दूसरी बात करें तो इस परियोजना का जो निर्माण है वो वर्ष 2018 में शुरू हुआ था, और दक्षिणी ये मुंबई को क्या करता है कि नई मुंबई से जोड़ता है। तो ये भी आपको देखना है कि इसके बारे में कि कौन कौन से स्थल हैं उनको ये जो पुल है वो जोड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में चर्चा में रहा जो जोफा क्षेत्र है, जो जोफा क्षेत्र है इसका संबंध किस देश से है। दिया जा रहा है अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। आपको बताना है कि आखिर ये जो जोफा क्षेत्र है ये कहाँ से संबंधित है। देखिए ये चर्चा में कब आया कि हाल ही में चूँकि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं जो इब्राहिम रईसी, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, और ये जो दुर्घटना हुई ये क्या है कि अजरबैजान के जोफा क्षेत्र में हुई। तो इसी कारण से ये जो प्लेस है ये चर्चाओं में बना हुआ है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए, यानी अजरबैजान का जो संबंध है वो जोफा क्षेत्र से है। जोफा क्षेत्र आपको अजरबैजान में देखने को मिलेगा, और इनकी चर्चा इसलिए हुई कि जो ईरान के पूर्व जो राष्ट्रपति थे इनकी दुर्घटना में इसी क्षेत्र में कहें तो मौत हो गई, और इस कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। ये आपका जोफा क्षेत्र है। थोड़ा सा मैप पे भी आपको जाकर ये देख लेना चाहिए कि आखिर वो जो प्लेस है वो कहाँ पर अवस्थित है। इसके अलावा अगर अजरबैजान की चर्चा हुई है तो थोड़ा सा आपको ये भी देख लेना चाहिए कि आखिर जो अजरबैजान है उसकी अवस्थिति क्या है, उसके आसपास कौन से देश हैं। इससे जुड़े हुए भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक से अधिक वाक्य वाले प्रश्न होते हैं। तो आपको क्या है कि मूल घटना पर आधारित तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, उसके साथ क्या है कि अन्य जो भौगोलिक पक्ष हैं उनसे भी जुड़े प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे अजरबैजान की बात करें तो इसकी जो सीमाएं हैं वो रसिया, जॉर्जिया, इधर टर्की, इधर ईरान से लगती हैं। तो ये आपको देखना है। उसके अलावा अगर बात करें तो इधर जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है कि कैस्पियन सागर का क्षेत्र है। इसके अलावा अगर देख लें कि आखिर जो अजरबैजान है
इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो फिजिकल लोकेशंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर काकेशस पर्वत का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, यहाँ पर क्या है कि लेसर जो काकेशस है इसका विस्तार अजरबैजान के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर आएंगे तो अगर राजधानी की बात करें तो जो बाकू है, बाकू इस देश के पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ये इसकी राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो जो बजर द्यूजी है वो यहाँ की एक उच्च चोटी है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नदियों का प्रवाह भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए इसके लगभग मध्य भाग से कूरा जो नदी है वो प्रवाहित होती है और इसके सीमावर्ती क्षेत्र से अरस जो नदी है वो प्रवाहित होती है। इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो अलजानी नदी है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। ये प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को की कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। ये जो प्लेस है आखिर इसका संबंध भारत के किस राज्य से है, यही प्रश्न आपका है और विकल्प दिए गए हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। तो देखिए जो अगर हम बात करें कि जो कोझिकोड है जिसको भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, इसका जो संबंध है वो केरल राज्य से। थोड़ा सा अगर मैप पे इसको हम देखने का प्रयास करें तो देखिए ये आपका दक्षिण में तटीय जो राज्य है केरल है और केरल में भी अगर हम बात करें कि आखिर जो कोझिकोड है इसकी अवस्थिति क्या है तो देखिए यही कोझिकोड है, ये इसकी अवस्थिति है। और इससे ही जुड़ा हुआ आपका प्रश्न पूछ रहा था जो यूनेस्को है इसी ने क्या किया है कि भारत का अगर हम बात करें तो ये पहला सिटी है जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। अब थोड़ा सा अगर हम देख लें कि ये जो कोझिकोड है इसके बारे में तो ये क्या है कि केरल का एक शहर है। ये जो कोझिकोड है ये क्या है, ये केरल की एक सिटी है, केरल का एक शहर है, काफ़ी खूबसूरत शहर है और इसे ही क्या है कि पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें तो आपको इतिहास में, हिस्ट्री में इसका नाम जो है वो कालीकट के नाम से सुनने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो वार्षिक जो केरल साहित्य महोत्सव है उसका आयोजन किया गया था और इसी कारण से ये चर्चा में था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 500 से भी अधिक पुस्तकालय हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 500 से भी अधिक पुस्तकालय अवस्थित हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर बात करें तो यहीं से जो अप्पू नेदुगड्डी है उस उपन्यास का जो कुंडलता है वो प्रकाशित हुआ था और ये जो उपन्यास है ये मलयालम भाषा का पहला उपन्यास है और इस कारण से भी क्या है कि कोझिकोड खास तौर पे चर्चा में बना हुआ है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो महत्वपूर्ण चर्चित स्थल थे और किस कारण से वो चर्चाओं में थे और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें कमेंट करें और हमें अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए खंड के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।